नमस्कार हमारे सभी भावी अध्यापकों। आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। उसको हम सॉल्व करते हैं और सभी लोग बड़ी ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितने क्वेश्चन सही हुए, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं। मजदूर कितने हैं? मजदूर कितने हैं? 15। मतलब हाँ, M1 बराबर दिया गया है 15 और 48 घंटे में एक सड़क को, और टाइम कितना दिया गया है? T1 दिया गया है 48 घंटे में बनाते हैं। तो उसी काम को 30 घंटे में, काम यही है, वही सड़क बनानी है, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए, तो मतलब हमको T2 दे रखा है। 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी? तो कितने M2 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, M1 इंटू T1 बराबर M2 इंटू T2। अब क्या करना है? अब सीधा सा जो जो हमको दिया गया है वो यहाँ पर हम रखते चले जाएंगे। क्या क्या दिया गया है हमको, बस वही रखते चले जाइए। यहाँ पर M1 की वैल्यू दी गई है 15 गोगे, T1 की वैल्यू 48, M2 की वैल्यू हमें निकालना है, T2 T2 दिया गया है 30। अच्छा, 15 बन जा, 15 टू जा, मतलब 15 दूना 30 हो गया, और इधर 2 और इधर कटेगा 2 दूनी 2 चौके। तो जरा बताइए M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम धनात्मक संख्या, हाँ, धनात्मक अंक x है जिसके लिए संख्या 324x342 11 से विभाज्य हो। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है। नंबर कौन सा है? कह रहा है 324x342। कह रहा है कि ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ऐसा ही मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि हम एक नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर को ऐड करेंगे। तो इनको इनको गैपिंग करके ऐड कर लेंगे। 3 + 4 + 3 + 2, ठीक है। अब बराबर इनको इनको ऐड कर लेंगे। हाँ, तो इसको इसको ऐड करेंगे तो ये कितना है? 2 + x + 2, सॉरी 4, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा? 4 3 7, 3 10 2 12 हो जाएगा, बराबर 4 2 6 + x। अच्छा, ये बताओ मैं x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखूँ जो 12 के बराबर हो जाए? तो ये 12, यहाँ पर 6 + 6 अगर जो मैं 12 रख दूँ तो ये 12 12 ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। कह रहा है कि एक वृत्त है, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? एक वृत्त हो गया, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त वर्ग बनाना है। हम वर्ग बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक ये वर्ग बन गया, ठीक है। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं फटाक से। तो जरा इसको निकाल देते हैं। इसकी त्रिज्या बनाने के लिए हमने बना दिया, ये r हो जाएगी। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट इसका सेंटर, ये भी r हो जाएगी, ठीक है। अब हमको ये पता है कि भुजा क्या होगी इसकी? a हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। जब हम बात करेंगे वर्ग की, वर्ग, तो ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, विकर्ण का फॉर्मूला होता है
रूट टू ए होता है, रूट टू ए होता है। अच्छा विकर्ण ये क्या, यहाँ से यहाँ तक जब मिलाएंगे तो ये आर टू आर हो जाएगा, तो टू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट टू ए हो जाएगी। और अगर जो मैं यहाँ से भुजा निकाल लूँ, यहाँ से मैं अगर जो भुजा निकाल लूँ तो क्या यहाँ पर टू अपॉन रूट टू आर आ जाएगा, ए की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, इसको रूट टू से ऊपर और रूट टू से नीचे गुणा करा देते हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा टू रूट टू अपॉन, अब ये होता है कि रूट टू और रूट टू का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, टू आ जाता है। कैसे आ जाता है तो इसको देखते हैं। देखो रूट टू का मतलब होता है टू की कोई भी नंबर हो उसकी पावर, रूट टू का मतलब एक बटे दो गुणे फिर टू की पावर एक बटे दो। अब ये क्या होता है, जब बेस समान होता है, जब बेस क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये जो पावर होती है ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर टू और टू की पावर, ये बेस टू हो गया, ये टू, तो ये कट गया तो कितना आ गया, टू आ गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, रूट टू वाला। ठीक है, हाँ ये तो हम आगे समझते हैं। हाँ तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आंसर मतलब जो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो भुजा आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। हाँ तो ये जो टू आया और टू से टू कट जाएगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, रूट टू आर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक, आगे देखते हैं। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे हाँ यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर कर दो, मतलब ए स्क्वायर करेंगे तो इधर भी रूट टू आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब फिर से वही, जब रूट टू का स्क्वायर करेंगे मतलब रूट टू इंटू रूट टू करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर टू आर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर कितना आ गया, टू आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पर जो मैंने इसका ए की वैल्यू निकाली, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला वो कितना आ गया, वो आया था मेरा वर्ग का क्षेत्रफल आया था टू आर स्क्वायर। ठीक है, टू आर स्क्वायर आया था। और यहाँ पर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मगर वो कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल एरिया अपॉन उसके अंदर बने होने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया। तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है, याद रखेंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल अभी क्या निकाला था मैंने, टू आर स्क्वायर निकाला था। अच्छा क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा पाई अपॉन टू। अच्छा पाई अपॉन टू हाई स्कूल में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी पाई अपॉन टू मतलब कोई भी उसके साथ में वेरिएबल नहीं बचता है, ये क्या बचता है, ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ये नियत मान हो जाता है। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ये कहेंगे कि क्या हमको आर यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, न्यूमरेटर में हमको आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा। अगर जो यहाँ पर साइड इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं आर होता जैसे कि पहले था, तो ये वृत्त पर निर्भर करता, मगर अभी आर यहाँ पर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आर तो दिख ही नहीं रही है, त्रिज्या से कोई लेने देना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 102.7 को P अपॉन क्यू में लिखा जाए तो क्यू का मान बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.5, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख दूँ 1.5। अच्छा तो यहाँ पर जब मैं ऊपर से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर हो, मैंने 5 लिखा है, अपॉन में एक होता ही है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, इस तरीके से समझ लो कि ये जैसे यहाँ पर डेसिमल 1.5 लिखा था, ठीक है, तो अपॉन में वन है, अपॉन में वन लिखा है, और ये जब डेसिमल मैं यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था 102.7,
अपॉन में कितना है, अपॉन में जब ये डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 1 तो था ही, ये डेसिमल हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है किसके बराबर है, P अपॉन Q है। तो ये बताओ, ये वाली P की वैल्यू हो गई और ये वाली Q की वैल्यू हो गई। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 600 रुपए हैं, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं। अच्छा, राम है, उसके पास 600 रुपए हैं, ठीक है। अब वो 4 सालों तक वो बैंक में रखे रहता है, तो वो पैसा कितना मिलता है उसे, 720 रुपये मिलता है। मतलब ये साधारण बात ब्याज की बात कर रहा हूँ, मतलब 4 साल में उसे 120 रुपये मिले। अच्छा, 4 साल में 120 मिले तो उसे हर साल कितना मिला होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ पहले साल भी 30, दूसरे साल भी 30, तीसरे साल भी 30, चौथे साल भी 30, तभी तो आया। अरे ऐसे कर लो 4 से, तो क्या 30 आ गया। हाँ, तो क्या 30-30 मिल रहा है हर साल उसे, बिल्कुल मिल रहा है, 30-30 मिल रहा है। ठीक है, जब उसे 30-30 मिल रहा है तो ये बताओ, हाँ, पैसे कितने थे, 30%, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, और इस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 30 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 30, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूले से बता देता हूँ वरना समझ नहीं आएगा ऐसे। इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, ये याद रखना, मैं मिटाऊंगा, बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है फॉर्मूला, सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला, इसको सिंपल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम अपॉन 100। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100। और हमको यहाँ से निकालना क्या है, पहले रेट निकालनी है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, हमें दर तो पता ही नहीं, तो यहाँ हम निकालेंगे दर, रेट निकालेंगे। तो रेट कितना आ जाएगा, SI, और ये जो इसके पास 100 है अपॉन में, ये इसके पास चला जाएगा, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, इसको निकाल रहे हैं हम, तो इसको बराबर में रखेंगे। तो ये चला गया इसके पास, और PT कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक मिनट, PT कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, R बराबर SI गुणे 100 अपॉन PT। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं एक बार। तो अब सीधा फार्मूला लगा दो, रेट निकाल लो पहले। रेट निकालेंगे ना, तो रेट के लिए अभी क्या बताया था, SI कितना आया था, एक साल का 30 रुपये, 4 साल का 120, तो 1 साल का कितना, 30। ठीक है, तो 30 गुणे 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था, 600 रुपये, टाइम कितना था, 1 साल, इतना ही था। ठीक है, तो ये बताओ जरा, जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 एकम 6 पंचे, मतलब रेट कितनी आ गई आपकी, 5% आ गई। कोई दिक्कत, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, भाई साहब कह रहे हैं कि 2% बढ़ा दो, तो अब ये ब्याज कितनी हो जाएगी, 7% हो जाएगी। तो धन कितना होगा, मतलब 600 रुपये था, अब कह रहा है कि हम 4 सालों तक 5% ब्याज पर दिया, जो कि हमने निकाली। अब कह रहा है कि नहीं नहीं, हम 5% नहीं लेंगे, अब हम 7% ब्याज ब्याज लेंगे। तो अब हमारी रेट कितनी हो चुकी है, 2% बढ़ाने के बाद वो हो चुकी है 7%। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर वही PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P कितना, 600 रुपये, R कितना, 4 साल, टाइम वही है, और टाइम, हाँ, रेट कितनी, 7% अपॉन 100। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24 गुणे 7, तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, मतलब अब ब्याज कितना मिल रहा है इसे, जब 7% बढ़ा दी इसने, 168 रुपये। अच्छा, ये बताओ, इसके पास पैसे कितने दिए इसने, पैसे कितने दिए, 600 रुपये दिए, ब्याज कितना मिला, 168 रुपये। तो अब इसका धन कितना हो जाएगा, 768 रुपये हो जाएगा। मतलब इसका आंसर, सॉरी,
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 768 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही बात है। दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक कौन सा सही नहीं? हाँ, तो बिल्कुल होता है। फिर कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। फिर क्या कह रहा है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या, गलत। अपरिमेय तथा परिमेय दोनों होता है, और ये दो प्राकृतिक संख्याओं का एक प्राकृतिक संख्या है। भाई 1+2 ऐड कर दो 3, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है दो अपरिमेय। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर क्यों? क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर जो ये लिख देता तो या परिमेय संख्या होती तो ये भी सही हो जाता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय भी हो सकती है संख्या, और वो परिमेय दोनों हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। कोई संख्या, मान लेता हूं वो संख्या हो जाती है, बाई ऑप्शन करें? हाँ, बाई ऑप्शन करें। बाई ऑप्शन मैं मान लेता हूँ, हाँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले ही ये मान लेता हूँ कि चलो मैं डी ले लेता हूँ। डी 75, ठीक है। कह रहा है देखो, बाई ऑप्शन कर लो, या फिर जो हमारी फ्रैक्शन दी गई है ऐसे ही कर लो। फ्रैक्शन क्या कह रहा है? फ्रैक्शन कह रहा है कि 20% दिया गया है। क्या है? 20%। दर कितनी दी गई है? दर दी गई है, मतलब हाँ, संख्या 20% बढ़ गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब नहीं पता है तो कैसे लगाते हैं? 20 गुणे परसेंट का मतलब होता है 1/5। तो 20 एकम 20 पंचे, तो 1/5। अब सब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये इतना तो पता ही होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/5। कह रहा है कि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। 20% से 60 अधिक है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया एक तरीका। कह रहा है कि 20% से 60 अधिक, मान लिया मैंने वो संख्या 100 है, 20% से 60 अधिक है, भाई अधिक हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे? अपॉन 100 कर देंगे। मान लिया वो संख्या x थी, 20% से 60 अधिक थी था ना, तो ये लो भाई 60 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या, 100 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80 x/100 बराबर कितना आ जाएगा? 60। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूनी आ गया, ये 25 आ गया, 2 तिया आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 3070, 3070 सर्वाधिक निकट 17 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3000 से भाग, 3070 है, लिखो 3070 डिवाइड बाई 17। 17 एकम 17 कितना आया? 13 7, 17 छक्का 17 अट्ठे 136 होता है। ये एक आया और ये जीरो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कौन सा नंबर आता जो ये कट जाता? तो क्या 17 एकम, यहाँ पर 17 × 1 = 17 करता, मतलब यहाँ पर नंबर 7 आना चाहिए था। और यहाँ पर 7 कब आता? जब यहाँ पर 7 होता। मतलब हमारा जो नंबर होगा 3077 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई सीपी, देखो ऐसे लिख लो, सीपी क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इसको विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेल करना, ठीक है। ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम, इसको लिखेंगे हम सीपी, इसको लिखेंगे एसपी। नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं भाई, क्रय मूल्य लिख लो। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है? 5:4 है। अच्छा हम ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई राम के पास 5 रुपए थे
ठीक है। राम ने, ये राम का फोन है, राम ने 5 रुपए का फोन खरीदा और फिर उसने 4 रुपए का बेच दिया। नुकसान कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। अच्छा, एक का नुकसान हुआ कितने पर? क्योंकि उसके पास 5 रुपए थे तो 5 पर। तो परसेंट के लिए हम क्या क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। 100%, तो 5 दूनी 10, मतलब नुकसान कितने परसेंट का हुआ? 20% का यहाँ पर इसको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण, भाई हम घन बना लेते हैं जल्दी से, घन बना लेते हैं, घन, घन, ठीक है। घन बनाओ भाई, घन जल्दी से। हाँ, ये घन हो गया, इसकी भुजा ए मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक घन है, और घन का जो विकर्ण है, याद रखेंगे कि घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? वो होता है √3a। अच्छा, अभी मैंने वर्ग का विकर्ण की बात की थी, वर्ग के विकर्ण की, तो क्या √2a आया था? हाँ, तो ये याद करते चलेंगे। ठीक है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, अगर जो हम इन फार्मूलों को याद रख ले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन, मतलब कहीं 27-28 नंबर कहीं गए ही नहीं, हम आराम से करके चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घन का विकर्ण कितना होता है? √3 होता है। अच्छा, यहाँ पर घन का विकर्ण दिया कितना गया है? कह रहा है कि घन का विकर्ण 8√3 दिया गया है। अच्छा, क्या √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है 6a²। मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसका सरफेस एरिया होगा, वो 6a² होता है। तो सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 6a²। अच्छा, 6a की जगह पे अभी ए भुजा कितनी निकली थी? भाई यही तो निकाला था अभी, √8, सॉरी, अभी हमने फॉर्मूला क्या लगाया था? यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था √3a बराबर, ये दिया गया था रूट, ये कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू 8 आई थी, तो यहाँ पर 6a, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पर 6a, मतलब 6 गुणे ए की जगह पे 8, तो ये बताओ 6 गुणे 8 की जगह पे कितना आ जाएगा? 8×8 = 64। तो ये बताओ 6×4 = 24, 6×6 = 36, 36×2 = 38, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देव। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो ऑप्शन मतलब 384 आ गया, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वृत्त में, चलो इसको मैं अभी, हाँ चलो कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है? एक वृत्त में 120 के चाप का क्षेत्रफल, मतलब 100, हाँ 120 डिग्री, चलो उससे ही करके दिखा देता हूँ। हाँ, इधर बना लेते हैं, ये आया, हाँ ठीक है। ये क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया, खंड का क्षेत्रफल 66, हाँ मतलब जो 120, एक 120 डिग्री चाप के खंड का जो क्षेत्रफल है वो 66 सही, मतलब 66/7 दिया गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अ, वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का डायमीटर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वृत्त के डायमीटर। अच्छा, खंड समझते हो, त्रिज्य खंड समझते हो? मैं मान लेता हूँ ये इसका क्या हो गया? केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर हो गया। ये खंड कितना दिया गया है? 120। अच्छा, ये बताओ, ये यहाँ से मैं अगर जो ऐसे बना दूं तो ये पूरा जो कोण होता है कितना होता है? 360 का होता है। अरे भाई सबको पता होगा, 360 का होता है। अच्छा, ये बताओ, अगर जो मैं ये बोल दूं कि 100%, भाई ये गोला अपने आप में 100% है ना? 100%, तो 100% दिया गया है 360, दिया गया है 360 डिग्री। और अगर जो 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 1 डिग्री आ जाएगा यहाँ से 100% अपॉन 360,
और अगर जो मैं 120 डिग्री का निकालूं तो 120 डिग्री मतलब ये 120 डिग्री तो वही आ जाएगा 100/360 गुणे 120, 120 103 तो मतलब 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 100/3%। ये इसलिए किया जा रहा है कि इसको त्रिज्यखंड साबित करने के लिए, मतलब इसमें 3 भाग करने के लिए। देखते हैं, समझाते हैं अभी। देखो, हाँ, अब ध्यान से समझना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समझ आया? अब पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? पाई 1/7 होती है, और आर स्क्वायर इसको यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा था कि 120 के खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, तो हमें डायमीटर निकालना है, तो 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल, एरिया कितना हो जाएगा? हाँ, तो अभी अभी मैंने यही निकाला था, 120 डिग्री बराबर 100/3%, यही निकाला था। मतलब हमने त्रिज्यखंड को 120 का हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। गोला कितना था? 360 था। अब 360 था तो इसको 3 भागों में ऐसे बांट कर देंगे, तो ये 120, ये 120, ये 120, मतलब 120 के इसमें 3 भाग बनेंगे। तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितने भागों में बट जाएगा? 3 भागों में बट जाएगा, तो 1/3। अच्छा, 120 के खंड का मान कितना दिया गया है? 66/7 बराबर 1/3। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई 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 आर स्क्वायर। अब मुझे मिटाना होगा थोड़ा सा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसे थोड़ा सा मिटा देंगे। यहाँ हमने कितना लिखा था? अभी लिखा था 66/7 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 66/7 आया बराबर 1/3 आया, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमें निकालना है आर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 तियाँ कट जाएगा, और ये इधर कितना जाएगा? ये 3 × 9 हो जाएगा, 9 आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इधर आर का स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, जो डायमीटर होता है वो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ से त्रिज्या हमारी कितनी निकल कर आई? 3 निकल कर आई। त्रिज्या कितनी निकल कर आई? 3। तो व्यास कितना हो जाएगा? 3 गुणे, मतलब 2 गुणे 3 मतलब 6 हो जाएगा। तो हमारा व्यास कितना आ जाएगा? 6। अगर जो ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर 101 को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं कल की क्लास में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, वर्ग का, ध्यान से देखो भाई, ये वर्ग हो गया, ठीक है, एक, हाँ ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया। कह रहा है ये वर्ग का विकर्ण हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये वर्ग का विकर्ण हो गया, इसमें ये वर्ग का विकर्ण होता कितना है? 2a होता है। कह रहा है यदि इसे 2 गुना कर दिया जाए, 2√2a कर दिया जाए, हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो कह रहा है कि हाँ, यो 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अच्छा, तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 2 गुना करने पर हो क्या रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम इसको ये मान लेंगे कि d1 बराबर दिया गया √2a, इधर d2 बराबर 2√2a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो अब इसको एक चीज और करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, एक चीज और करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने भुजा क्या मानी? ए मानी। तो
तो यहाँ पर हमारी भुजा, इसको मैं x मान लेता हूँ भाई, भुजा बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये निकालेंगे कि इसको बराबर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बराबर। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं √2x बराबर, एक मिनट, दोनों को बराबर कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कर लेते हैं √2x बराबर 2√2a। ठीक है, यहाँ पर ये कर लेते हैं, क्या √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये निकाला था ना, ये x, तो x की वैल्यू 2a आ गई। तो ये बताओ, अब x भुजा है और वर्ग का मैंने बताया था क्या था, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2a का, तो ये हो जाएगा 4a²। तो कितने गुना हो गया, यही a² कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। समझ आया, नहीं समझ में आया फिर से मैसेज करना, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है। विनय भाई साहब हैं, वो एक घड़ी को कितने रुपए में बेचते हैं, 75 रुपये में बेचते हैं, बेचने दो। और जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। कह रहा है कि बेच 75 रुपये में रहा है और घड़ी की जो लागत कीमत है उसके बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्या है, उसके बराबर लाभ होता है। अच्छा, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका सीपी, बाई ऑप्शन करते हैं, मान लेते हैं इसका सीपी दिया गया है 50। तो प्रॉफिट मतलब लाभ परसेंट कितना होगा, बेच कितने में रहा है, 75 में बेच रहा है। ठीक है, हाँ 75 में बेच रहा है, खरीदा किसने की था, अच्छा भाई, हम जो चीज़ बेचते हैं, जैसे 70 में बेच रहे हैं, 50 की खरीद के लाए होंगे तभी ना कहेंगे कि 20 का प्रॉफिट हुआ। तो वही यहाँ पर हो रहा है, 50 की बेचे हैं और कैलकुलेट किया जाता है, हाँ, और किस पे, सीपी पर। तो सीपी है कितना हमारा, हाँ सीपी है कितना, 50 है, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100% लगाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा ऊपर 25/50 गुणे 100। अच्छा, 50 दूनी 100, 25 दूना 50, कितना आया, 50%। मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो वृत्त हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग से कम है। मतलब कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि दो वृत्तों, मान लिया एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है, दूरी मान लेते हैं, दूसरे की r2 है। तो कह रहा है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके योग के, ठीक है, तो मान लेते हैं ये r2 माइनस r1 किससे कम है, दूरी से कम है। फिर और ये क्या हो जाएगा, योग से कम है। ठीक है, तो ये r2 प्लस r1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगी, यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1, 5, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, 2, 10, 15, 4 और 20, कह रहा है लुप्त संख्या। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, बीच में 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 मिस हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको हम सबसे लास्ट में करें, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना। भाई साहब, हमारे पास एक वर्ग है, हमने एक वर्ग लिया, एक ये वर्ग लिया, बढ़ा मतलब बढ़ाया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, ये अगर जो हमारे पास 10% बढ़ाई जा रही है, ठीक, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 10/100,
मतलब 1/10, मतलब इसकी 10 थी ऊर्जा, तो ये 11 हो जाएगी, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी। ठीक है, 10% बढ़ गई। समझ आ रहा है? तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अच्छा, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 10 दहम 100, 11 गेरहम 121। अच्छा, कितना बढ़ गया? 21 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया? 100 में बढ़ गया। परसेंट के लिए 100 हटाओ, कितने परसेंट बढ़ा? 21% बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन की हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र एवं 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। क्या कह रहा है? मोहन की जो 5 वर्ष पूर्व उम्र थी एवं 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। मोहन की वर्तमान उम्र बताओ। इसको बाई मतलब हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और इसको हम मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक बार मेथड से सीख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान लेते हैं मोहन है, मोहन की वर्तमान आयु x है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले x-5 हो जाएगी, ये पहले की बात है। और 9 वर्ष बाद क्या x+9 हो जाएगी? मैं बता दूं कि मैं अभी 5 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 10 साल का। तो अभी मैं x साल का हूँ, 9 साल बाद x+9 हो जाऊंगा। तो इनका जो गुणनफल दिया गया है, इसका और इसका मतलब x-5 और x+9 का जो गुणनफल दिया गया है वो कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कराएंगे तो ये x² हो जाएगा। इसके साथ साफ साफ लिख देता हूँ, x-5 और x+9 बराबर 15। अब समझ आ रहा है? तो ये इसके साथ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x², इसके साथ कराएंगे तो प्लस का 9x, इसके साथ कराएंगे तो माइनस है तो माइनस का 5x, माइनस प्लस माइनस 9 या 5×9 = 45 बराबर 15। यहाँ आ जाएगा x² प्लस इससे घटेगा 4x, उधर जाएगा तो ये 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x² प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। इतना आया। अब यहाँ पर हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या कर लेंगे? 10×6 = 60, मतलब x² प्लस 10x और -6x माइनस 60। तो x कॉमन ले लेंगे तो x+10, -6 कॉमन ले लेंगे तो x+10, मतलब हमारे पास जो इसके गुणनखंड आएंगे वो x-6 और x+10। तो हमेशा हम मतलब इधर आएगा x बराबर 6 और इधर आएगा x बराबर -10। तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे? x बराबर 6 लेंगे। तो यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन की वर्तमान आयु x माना था, तो x कितनी आ गई है? 6 आ गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, टाइपिंग एरर हो गई, क्वेश्चन ही गायब कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि का मान है। अरे भाई, किसका मान है? तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन था 0.0000 हाँ 032। ठीक है, 0.0032 की पावर 0.6, इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे करेंगे, 0 पॉइंट है, 1 मिनट, वही वाला फंडा अपनाएंगे जो मैंने अभी सिखाया था। 0.000032 ऊपर है 0.6। ठीक है। अच्छा, ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या नीचे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे? कोई दिक्कत? 4 नहीं, 5 जीरो आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में क्या 1 जीरो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो डेसिमल हट गया। 32 अपॉन
1,00,000 की पावर कितनी? 6/10। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, क्या 2 की पावर 32 मतलब 5, मतलब 32 को हम क्या लिखते हैं? 32 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो लिख देते हैं 2 की पावर 5। अच्छा, 10 की पावर 5 को क्या मैं 1,00,000 लिख सकता हूँ? कैसे? 10 की पावर 1 गुणे 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 10 की पावर 1। अच्छा, मैंने बताया था जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 1 2 3 4 5, तो ये जब जुड़ गई तो 10 की पावर 5। अच्छा, क्या मैं इसको कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/10 की पावर 5? बिल्कुल। अच्छा, ऊपर क्या 6/10 लिखा है, तो 6/10 से गुणा करा दो इधर, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, मतलब जो बचा हमारे पास वो 2/10 की पावर 3 बचा। बचा कि नहीं बचा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। अब मिटा दूँ इसे। हाँ, तो इधर मेरे पास बचा था 2/10 की पावर 3। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/10 की पावर 3। तो मतलब 2 को लिख सकता हूँ 8 और इसको लिख सकता हूँ। हाँ, तो जब ऊपर से हम ऐसे लिख रहे थे 1.5 लिखा था और नीचे 10, तो ये जब एक जीरो हटा रहा था तो एक जीरो नीचे और आ जा रहा था। अब जब हमारे पास जीरो होंगे नीचे, तो जैसे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, 2 जीरो है तो इसको मतलब दूसरा जीरो है तो इसको और आगे शिफ्ट कर दो। समझ आया? नहीं आया? फिर से बता देता हूँ मैं। मेरे पास लिखा है 2.5, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो आप कहोगे कि हम पॉइंट हटाएंगे नीचे ऐसे, मतलब 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/10। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर जो मैं ये बोल दूँ कि भाई साहब आपके पास 5/100 है, इसको दशमलव में लिखो, तो कैसे लिखोगे? जान रहे हो कि एक डेसिमल हटाएंगे तो एक अंक पीछे दशमलव खिसक जाएगा, खिसक गया, इसको हटाया तो यहाँ। अब अगर जो मैं इसे हटाऊंगा तो 2 होने चाहिए, तो इधर जीरो नहीं खिलाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5 जीरो, ये डेसिमल आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 2 3 है तो यहाँ 3 डिजिट बनाओ, मतलब 800, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाहुबली हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि संख्याओं 5x, यहाँ पे जो बीच में है वो संख्या गायब है, तो यहाँ पर कह रहा है 5x, हाँ, और 9 ये एक संख्या है, फिर कह रहा है 327 एक संख्या है, फिर 200y 2y और 8 एक संख्या है, का योग इतना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो 5x 9 327 2y 8। अच्छा, इसका जो योग है वो कितना है? 114 है, ठीक। अच्छा, ये बताओ 9 7 16, 16 8 24 होता है, मतलब यहाँ 2 आया होगा, मतलब जो हमारा ये इसमें क्या बचेगा? इसमें हमारा जो हाँ जो अरे अरे जो कैरी जो करेंगे वो क्या लेके जाएंगे? 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसे हासिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर हमें क्या लाना है? यहाँ पर हमें लाना है 1। अच्छा, तो यहाँ पर अगर जो मैं 6, जैसे ये 7 है, क्या है? 7, क्या है? 7 है जैसे, तो 7 की जगह पे मैं क्या लिखूं? ओ सॉरी सॉरी, वाई है, वाई की जगह पे मैं क्या लिखूं और एक्स की जगह पे क्या लिखूं, जिसकी वजह से ये जो नीचे है यहाँ पर 1 आ जाए? क्या लिखना चाहिए बताइए? वो कह रहा है एक्स का संभव मान होना चाहिए, कौन सा संभव मान होगा? अच्छा, एक्स को मैं अगर जो यहाँ पर 9 लिख लेता हूँ, चलो 9 लिख लेता हूँ, तो तब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 2 11 हो जाएगा, और 9 तो 11 हो जाएगा, और इधर 5 3 8 तो 10, 10 से 11 हो जाएगा, बन रहा है। फिर y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर?
और वो भी महत्तम बोल रहा है, महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है? कम। तो ये तो 9 बड़ा हो गया, तो नहीं रख सकते। अच्छा, मैं 8 रख लूँ। अगर जो मैं यहाँ पर 8 रखूँ, तो अगर जो मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ, तो 8 2 10 और y की वैल्यू 1 मान लूँ तो 11 हो गया। और इधर 5 3 हाँ, 5 3 8 2 10, उधर भी 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है? एक तरीके से बड़ी संख्या बन रही है। 8 भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। ठीक। और अगर जो मैं 7 रख लूँ यहाँ पर, कि x की जगह पे मैं 7 रखूँ, तो 7 2 9, क्या हो जाएगा? 7 2 9, 7 2 9। और y की जगह पे क्या रख दूँ? y की जगह पे मैं क्या रख दूँ? x की जगह पे मैं रखता हूँ 7, y की जगह पे रखता हूँ मैं 0। तभी तो महत्तम होगा। ठीक है, तभी तो महत्तम होगा। तो y की जगह पे 0 रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 7 2 9, कितना हो जाएगा? 7 2 9। और यहाँ पर हमें 2 ही रखना होगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। x का कितना मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय, क्या कह रहा है? परिमेय 0 बटे, मतलब 0 बटे -5, 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय है। अच्छा, 0/-5 से तो मतलब 0 है। ठीक है, हर 0 होने पर वह संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका जो हर हो जाएगा, अंश अपान हर होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0/-5 है, संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। और अगर जो हर हमारा 0 होता है तो क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी। मतलब हर अगर जो हमारा 0 होता है, तो वह संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी 0 होगी। अच्छा, 0 से बड़ी कोई भी धनात्मक संख्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, 0 से बड़ी धनात्मक संख्या। नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0/-5 ये दिया गया है, संख्या से बड़ी संख्या है। अब इनमें से कौन सी संख्या इससे बड़ी है? कौन सी संख्या इससे बड़ी है? तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बताओ, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हाँ, तो बताएंगे। 0/-5। अच्छा, क्या इसका मान 0 ही आएगा? भाई 0 है। अच्छा, ये बताओ, 0 से बड़ी, अब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अच्छा, मैं -1/4 लिखता हूँ, तो ये नेगेटिव है, तो 0 से छोटी हो गई। मैं -2/7 लिखता हूँ, नेगेटिव है, मतलब ये 0 से छोटी हो गई। -1/3 है, नेगेटिव है, मतलब ये 0 से छोटी हो गई। ये लिखा है -3 -8, माइनस माइनस कट गया, बचा कितना? 3/8। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? जी, इस संख्या से बड़ी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनखंड, मतलब दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है? 300, हाँ, 36 है। ठीक। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है 10। ठीक है, मतलब वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर दिया गया है कितना? 10। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। क्या कह रहा है? हाँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये संख्याएं हैं x और y, उन्हीं का तो गुणनखंड दिया गया है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि एक्स वाई की जगह पे दिया गया है 336। ठीक, हाँ, तो 336 दिया गया। क्या दिया गया है? 336 दिया गया है। बाई ऑप्शन करके देखें, देखना। मैं x को मान लेता हूँ 10, 20 मान लेता हूँ, और y को मान लेता हूँ 10। तो क्या 10 आ रहा है?
बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 200। काम खत्म। भाई दोनों का मल्टीपल तो इतना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। दूसरा मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा बचा 24 और 34। अच्छा, 34 से मैं 24 माइनस करूंगा 10 तो आ जाएगा, मगर दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा? अच्छा, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, चार चार भूल जाओ, 30 को 20 से गुणा करो, तो 30 दूना 6, कितना हो गया? 600 हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये भी नहीं हो सकता, हटाओ भाई इसे भी। और ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? बच गया। कैसे? देखो, क्या 24 से मैं 14 घटाऊंगा 10 बचेगा, और 24 का गुणा 14 में कराओ कितना आ जाएगा? 14 चक्कू 56, और 14 दूना 28, 5 33। क्या आंसर आ गया हमारा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। क्या हो गई? टाइपिंग। ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। घबराइए नहीं, आराम से समझ आएगा। प्लस प्लस है भाई। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लेता हूँ। ले लूँ? ठीक। तो क्या इस ये तो पूरा कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अच्छा, 61 चला जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचेगा? 4 की पावर 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, 61 चला गया तो 4 की पावर 2 बचेगा। 61 चला गया मतलब 4 की पावर 3 बचेगा। 61 चला गया मतलब 4 की पावर 4 बचेगा। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, इधर लिख दो 4 की पावर 61 गुणे, इधर 1 आया, 4 का 4 ही होगा, 4 की पावर 2 है मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा, और 4 की पावर 4 मतलब 256 हो जाएगा। ऐड कर लो, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 1 21, 21 5 2 7, 7 6 13, 13 1 14। ठीक है, और हाँ कितना, 5 4 5 5 6 5 11, 11 1, हाँ कैरी आया था ना, 5 2 7, 7 6 13, 13 1 14। तो ये 4 आया, और 2 1 3, कितना हो गया? 341 गुणे 4 की पावर 61। अच्छा, ये नंबर किससे मल्टीपल होगा, किससे डिवाइड होगा? कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं? तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? 3:57 पर। अच्छा, ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको 6 मान लेता हूँ। ये जो 5 घंटे 58 मिनट है, मैं इसको 6 घंटे मान लेता हूँ पूरा पूरा। ठीक, अगर जो मैं ये 3 को मैं 6 घंटे पीछे ले जाता हूँ, तो क्या 3 अगर जो पीछे जाएंगे तो 12 होगा, और 12 से 3 क्या 9 होगा? भाई 9 बच गया होगा। मगर इधर मैंने कितना घटाया है? इधर मैंने कितने, 2 ज़्यादा घटाए हैं, बढ़ाए हैं ना, तो इधर 2 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? 57 में मतलब इधर इसको मैंने बढ़ाकर 2 लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? भाई 5 घंटे 58 था, 2 ऐड किया तभी तो 6 किया। तो इधर भी इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें हम 2 बढ़ाएंगे, तो ये 9:59 हो जाएगा। ठीक है, तो वो पीएम होगा कि एएम होगा? भाई साहब एएम होगा। क्या होगा? एएम। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूले की वो नहीं होती है जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था। चलो मैं इसको बना देता हूँ, वो बना देता हूँ चार्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डीआई बोलते हैं इसे। 1 2 3 4 5।
ये है इधर फूड, कितने परसेंट, 48%। ये है रेंट, कितने परसेंट, 13%। ये है क्लॉथ, कपड़े, कितने परसेंट, 11%। ये है फ्यूल, ईंधन, कितने परसेंट, 10%। और ये है 16% क्या, एजुकेशन। ठीक। अब देखो ये हो गया हमारा चार्ट। कह रहा है कि यदि परिवार की कुल आय, अच्छा टोटल मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको पूरा ऐड करूंगा तो देख लो, छः, छः तीन नौ, एक दस, दस आठ, 18, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये छूट रहा है, ये बचा हुआ है 2%। ठीक है, ये 2% है, क्या है, 2% है। टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे ये आएगा 100%। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। ठीक है, एक महीने में कुल खर्च दिया गया है, तो मान लेते हैं वो 100, और उसकी टोटल आय कितनी है, इतना वो खर्च कर रहा है। अच्छा ये कमाता होगा तभी तो इतना खर्च करता होगा, माना वो 100% कमाता है और रुपए में कितने कमा रहा है, 35,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है, हाँ कह रहा है कि तो ईंधन तथा भोजन पर, अच्छा फ्यूल पर 10% और भोजन पर कितना, फूड पर कितना खर्च कर रहा है, 48%। फूड पर वो कितना खर्च कर रहा है, 48। तो फूड प्लस फ्यूल, 48 प्लस 10 कितना खर्चा कर रहा है, 58 खर्चा कर रहा है, खर्चा कर रहा है ना। तो ये बताओ 58% खर्चा कर रहा है, तो 1% की वैल्यू दी गई है 350, तो हमें निकालनी है एक, देखो हमने निकाला था कि 1% की वैल्यू अभी आई थी कितनी, हाँ 1% की वैल्यू अभी निकाला था हमने 350, तो 58% की कितनी लाएंगे, तो 350 गुणे 58, तो 58, हाँ तो ये हो जाएगा 58, जीरो, 58 पंचे, ठीक है, 5 8 40 और कुछ 25, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, तो ये हो गया 0, 300, हाँ ये आ जाएगा 20,300, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20,300 आ जाएगा। ठीक, 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आज अप्रैल है तथा बुधवार है, आज 1 अप्रैल है और बुधवार है, क्या है, आज 1 अप्रैल है और दिन कौन सा है, बुधवार है, और यह एक लीप वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष बाद इसी दिन का सप्ताह कौन सा होगा, बताइए भाई साहब। आज 1 अप्रैल है और बुधवार है, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, 3 साल बाद है, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, शनि आ जाएगा। मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो ये जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए न्यून कोण के पूरक एवं संपूरक संपूरक कोणों का अंतर कितना होगा, क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए न्यून कोण और पूरक कोण का जो क्या होगा, अंतर होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं भाई, चलो ठीक, हाँ तो न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम, मान लेते हैं x, ठीक है, तो न्यून कोण क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो, न्यून कोण बराबर 90 माइनस x, क्योंकि 90 से कम ही तो होता है, ठीक है, और संपूरक कोण कितना होता है, संपूरक कोण होता है
180 से कम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो दोनों का अंतर पूछा है, तो भाई 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स, दोनों का क्या निकाल देना है? अंतर। देखो भाई 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 180 माइनस एक्स, और ये माइनस 90, और ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घट गया, तो 180 माइनस 90 बराबर 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कितने समय में वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया भाई साहब, क्वेश्चन मिस प्रिंट है। क्वेश्चन कह रहा है कितने, चलो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ये होमवर्क HW, ठीक है, सभी लोग करके देखेंगे। तो कह रहा है कितने वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की जो दर है वो है 16 सही 2/3%। ठीक, और कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 5/, देखो जो साधारण ब्याज की दर है वो दी गई है 16 सही 2/3%, और जो मूलधन है वो साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दर्जन, हाँ 10 दर्जन की दर से केले खरीद कर और 10 में 10 केले की दर से बेचने पर, अच्छा 10 रुपए दर्जन, अच्छा 12 केले खरीद रहा है 10 रुपए के, तो एक केला कितने का मिलेगा? 10/12 का मिलेगा। और इधर 10 रुपए के 10 केले खरीद रहा है, ठीक है, तो क्या 1 केला कितने का बेचेगा? 10/10 में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 120, ये भी कितना? 120, तो ये 0 से 0 कट गया, 12 दहम, तो मतलब 10 दहम इधर कितना आ जाएगा? 100, और इधर 12 दहम कितना आ जाएगा? 120। तो हम कितना 20 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने पर? 100 पर, तो 100% निकालना है, तो परसेंट, कितने परसेंट का प्रॉफिट? सॉरी 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 मैंने, सॉरी, फिर से कर लेते हैं। देखो 10 रुपए में केले कितने खरीद रहा है? 10 रुपए में 12 केले खरीद रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है 12 रुपए के 10 केले बेच रहा है ना, यहाँ पर ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर यही आएगा जो मैंने निकाला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो 12 के 10 बेच रहा है, ठीक है, तब ये आंसर आ जाएगा, वरना जो मैंने पहले लगाया था उसका आंसर वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर वो कह रहा है 12 बेच रहा है, तो 10 के 12 खरीद रहा है, 10 रुपए के 12 केले खरीद रहा है, या फिर हाँ 10 रुपए के 12 केले खरीद रहा है, और 12 रुपए के 10 बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ से निकाल लो, मतलब एक केला खरीद रहा है 10/12 का, और एक केला बेच रहा है 12/10 का, तो वही प्रोसेस तो आ जाएगा। ये कट गया, 12 दाहम, तो 10 दाहम 100 आ गया, 12 बारह 144 आ गया। तो ये बताओ 100 की खरीद रहा है, 44 की बेच रहा है, तो 44% क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। इस बेस पर मैं कल क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 1/3, मान लेते हैं एक संख्या है x, इसका जो 30% है उस संख्या के 3/4 से, इस संख्या के 3/4, इस संख्या का कौन सी संख्या, जो संख्या मैंने मानी है, कितनी मानी है? x के 3/4 से कितना कम है? 63 कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो ये बताओ क्या ये 3x/10 आ जाएगा, और इधर 3x/4 आ जाएगा,
बराबर 63 है। इधर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स हो जाएगा, और इधर हाँ, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, इधर हो जाएगा 10 तिया 30 एक्स, और इधर हो जाएगा कितना, 10 चौके 40, बराबर कितना, 63। ठीक है, तो इधर इधर मैं नीचे लिख देता हूँ 12x माइनस 30x बराबर, और ये इधर गुणा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 गुणे 40। ठीक, 63 गुणे 40 हो जाएगा। अच्छा, तो क्या ये इधर माइनस चल रहा था, क्या हो रहा था, कम है ना, क्या हो रहा था, कम है। चलो फिर से समझा देता हूँ मैं इधर, देखो। हाँ, देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30%, मैं एक संख्या ले लेता हूँ, उसका 30% ले लेता हूँ। ठीक, उस संख्या के 3/4, इस संख्या का जो 3/4 से 63 कम है, तो मैं लिख दूंगा इधर 3x/4 माइनस जो 30x/100 है, ये 63 कम है। ठीक, तो अब आगे क्या कह रहा है, हाँ, तो इधर अब क्या करूँगा मैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ जाएगा 30x/4 माइनस, हाँ ये 30x, और इधर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4×3 12x/10 चौके 40 बराबर कितना, 63। ठीक है, तो इधर लिख लेंगे भाई फिर से 30x माइनस 12x/40, और 40 के अब इधर लिख दो 63 गुणे 40, तो ये गुणा हो जाएगा 4×3 = 12, 0, 4×3 = 12, और 4×6 = 24, 1 25 बराबर इधर आ जाएगा 18। ठीक है, तो एक इधर कट जाएगा, 18 एक कम 18, और 7 2, और 18 चौके 72, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140, मतलब वो संख्या हमारी कितनी थी, 140 थी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे, सारी चीज़ें से अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, और अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को आगे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और अगर जो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको कल और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।